क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम लोग को बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से यूज करने के बाद हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, एक बार बुक वैल्यू वेट को यूज करके एंड दूसरी बार हम लोग को मार्केट वैल्यू वेट को यूज करने के बाद। अब सम्स में क्या दे रखा हुआ है, सोर्सेस दे रखा हुआ है सबसे पहले, उसके बाद दे रखा हुआ है बुक वैल्यू, उसके बाद दे रखा हुआ है मार्केट वैल्यू। सोर्सेस में क्या क्या दे रखा हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग के पास दे रखा हुआ है, फिर रिटेन अर्निंग एंड उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद डिबेंचर, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू, फिर रिटेन अर्निंग का बुक वैल्यू, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का एंड डिबेंचर का, ये चारों का हम लोग को बुक वैल्यू दे रखा हुआ है। बट जब यहाँ पे मार्केट वैल्यू का बात आता है तो मार्केट वैल्यू में सिर्फ इक्विटी शेयर का यहाँ पे वैल्यू दे रखा हुआ है। तो जब भी इक्विटी शेयर का वैल्यू दे रखा होता है मार्केट में, मार्केट प्राइस में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मार्केट प्राइस होता है उसे इक्विटी शेयर कैपिटल के बुक वैल्यू प्लस में रिटेन अर्निंग के बुक वैल्यू के रेशियो में हम लोग बांटते हैं। तो इस केस में ये जो 200 लाख दे रखा हुआ है, इस 200 लाख को हम लोग बांटेंगे 120:30 के रेशियो में। मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग के बुक वैल्यू के रेशियो में हम लोग को बांटना होगा, जो भी मार्केट प्राइस दे रखा होता है इक्विटी शेयर कैपिटल का। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का दे रखा हुआ अलग से, फिर डिबेंचर का हम लोग को दे रखा हुआ अलग से। तो ये बात हो गया। अब देखिए ये पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, यहाँ पे जो स्पेस दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो मार्केट वैल्यू होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग इक्विटी शेयर की जो बुक वैल्यू होगा प्लस में रिटेन अर्निंग का जो भी बुक वैल्यू होगा इसके रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर बुक वैल्यू इज टू रिटेन अर्निंग बुक वैल्यू। तो इस रेशियो में हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल के मार्केट वैल्यू को बांटना होता है। तो देखिए ये तो हम लोग के पास सम्स हो गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, इक्विटी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले दे रखा हुआ है, इक्विटी में इक्विटी शेयर आर कोटेड एट 130 पर शेयर। तो यहाँ पे कितना कोट कितने पे हो रहा है, 130 पे हो रहा है, एंड अ न्यू इशू प्राइस एट 125 पर शेयर विल बी फुल्ली सब्सक्राइब। तो यहाँ पे देखिए कोट हो रहा था 130 पे, बट जो सब्सक्राइब होने टाइम में, जो एक्सरसाइज होने टाइम में जो प्राइस चला वो कितना चला, तो वो सिर्फ और सिर्फ 125 चल रहा है। तो हम लोग को कौन सा प्राइस लेना है, तो हम लोग को 125 लेना है, जो इशू कैपिटल का प्राइस था। इशू जब न्यू शेयर इशू होगा तो उस टाइम में जो भी प्राइस आएगा वो हम लोग को लेना है इस सम्स में। उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी ₹5 पर शेयर। तो इस केस में हम लोग को फ्लोटेशन कॉस्ट है 5 पर शेयर। तो अगर जब भी हम लोग रिटेन अर्निंग निकालेंगे तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट को यूज नहीं करेंगे, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट का कुछ भी नहीं करेंगे। बट जब हम लोग इक्विटी शेयर निकालेंगे तो उस टाइम में नेट प्रोसीड निकालने टाइम में माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट को, जो प्राइस दे रखा हुआ 125। आगे इक्विटी शेयर के रिस्पेक्ट में ही दे रखा हुआ डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर डिविडेंड हैव स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम 10.60 टू 14.19। तो इस तरह से हम लोग को इंक्रीज हो रहा है डिविडेंड में। तो हम लोग को इससे क्या निकल के आएगा, तो इससे हम लोगों का ग्रोथ निकल के आएगा। ये 5 साल में दे रखा है तो 5 साल का हम लोग ग्रोथ निकालेंगे। फिर क्या बोला, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹15 पर शेयर। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग D1, तो D1 भी हम लोग को पता चल गया। तो इस तरह से इक्विटी शेयर का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को पता चल गया, जो भी रिटेन अर्निंग का इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को पता चल गया। आगे प्रेफरेंस शेयर में कितना दे रखा है, तो 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ ₹10 वुड बी रियलाइज्ड 105 पर शेयर। तो यहाँ पे हम लोग को प्रेफरेंस शेयर के बारे में नेट प्रोसीड दे रखा है, जो भी अमाउंट होगा, प्लस में जो भी इसका कूपन रेट है, जो इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड रेट है, वो भी हम लोग को पता है। 4th नंबर में दे रखा है डिवेंचर के बारे में, द कंपनी प्रपोज टू इशू 11 ईयर 15% डिवेंचर। तो ये रिडीमेबल डिवेंचर है, तो उस तरह से हम लोग निकालेंगे। बट yield on the debenture, but the yield on debenture of similar maturity and the risk class is 16%। तो यहाँ पे सिमिलर क्लास है, रिस्क भी सिमिलर क्लास का डिवेंचर, प्लस में मैच्योरिटी भी सिमिलर क्लास का डिवेंचर, वो कितने का चल रहा है, तो 16% का चल रहा है। बट यहाँ पे इशू कितने में हो रहा है, 15% में हो रहा है। तो देखिए कोई भी यहाँ पे 16% का रेट है और एक 15% का रेट है, तो कोई भी डिवेंचर होल्डर होगा तो कौन से रेट में जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है 16% में जाएगा। तो जब यहाँ पे 15% में ये कंपनी इशू कर रहे हैं तो इसे क्या करना होगा, तो इसे तो डिस्काउंट देना होगा ना, तभी तो कोई जब भी जो इशू प्राइस होगा उस पर डिस्काउंट देना होगा कंपनी को, तभी तो ये 15% वाले डिवेंचर को परचेज करेगा, नहीं तो 16% में क्यों नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होगा वो डिस्काउंटेड मार्केट प्राइस होगा। एंड इसमें दे रखा है फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। फिर टैक्स के बारे में क्या बोला, कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%। फिर इग्नोर डिविडेंड टैक्स,
फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो इसके यहाँ क्या बोल दिया कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा वो और फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में भी हम लोग को सम्स में बोल दिए। देखिए ये रहा, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्कर करके रख लीजिए आप लोग। इसे भी आप लोग को एक बार एक्स्ट्रा बार करना है, जो बाकी सम्स को करेंगे उससे एक एक्स्ट्रा बार करना है। एग्जाम में आने का बहुत चांस है इसका। चलिए कर लिए होंगे। अब आ जाइए कॉपी में आ जाइए। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 जो आखिरी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो वर्किंग नोट में हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। यहाँ पे डिविडेंड दे रखा हुआ था 15 ही है ना। ये रहा हम लोग के पास डिविडेंड 15 है। उसके बाद मार्केट प्राइस कितना है, तो 125। तो यहाँ P0 कितना गया 125। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट है ₹5। ये हो गया। उसके बाद 10.60 से कितना चला जा रहा है, तो ये प्राइस चल रहा है, डिविडेंड कितना चल जा रहा है, तो ये जा रहा है 14.19। कितने साल में, तो ये 5 साल में जाकर के जा रहा है। तो इससे हम लोग को ग्रोथ निकल के आएगा। तो ग्रोथ हम लोग नीचे निकाल लेंगे। तो ये हो गया। देखिए सम्स में D1 भी हम लोग को दे रखा है, D1 जो 15 दे रखा है, फिर P0 भी दे रखा है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखा है, एंड ग्रोथ हम लोग निकालेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है उससे। तो चलिए इसमें इस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो D1/P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस ग्रोथ। इस केस में D1 कितना है 15 है, फिर 125 आ गया हम लोग का मार्केट प्राइस, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है तो 5 है, प्लस ग्रोथ हम लोग निकाल लेते हैं। ग्रोथ के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए। तो देखिए ग्रोथ किस तरह से निकालेंगे, प्राइस यहाँ पे कितना हो जा रहा है 14.19 हो जा रहा है। अब प्राइस पहले कितना चल रहा था, तो प्राइस इस केस में चला था 10.60। इसमें 1 प्लस ग्रोथ, और कितने साल तक ग्रोथ हुआ था 5 ईयर तक। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए प्राइस बढ़ के कितना हो गया 14.19 हो गया। प्राइस कितना चल रहा था स्टार्टिंग में, तो 10.60, और कितने साल में जाकर के इंक्रीज हुआ, तो ये 5 ईयर में जाकर के इंक्रीज हुआ। तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरह से। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा 14.19 डिवाइड बाय 10.60 इज इक्वल टू 1 प्लस ग्रोथ टू दी पावर कितना आ गया 5 आ गया। अगर पावर को हम लोग उस साइड में ले जाएंगे तो 1/5 आ जाएगा, जो फ्रैक्शन में आ जाएगा पावर। 14.15 डिवाइड बाय 10.60 टू दी पावर कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस ग्रोथ। तो इस केस में ग्रोथ कितना निकल के आ जाएगा, वो हम लोग कैसे निकालते थे, तो वो हम लोग लॉग टेबल से निकालते थे, जिसमें स्टेप 1 में क्या होता था कि 12 टाइम्स स्क्वायर रूट हम लोग को प्लेस करना होता था। 12 टाइम्स स्टेप 1 में था। फिर स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते थे -1 करते थे। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे, तो हम लोग डिवाइड करते थे जो भी दे रखा होता था n उससे। तो इस केस में यहाँ पे 5 दे रखा है, तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। फिर स्टेप नंबर 4 में प्लस करते थे हम लोग 1 करते थे, जो यहाँ पे माइनस किया 1, अभी हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे 1। और स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करते थे, तो इनटू और इक्वल टू 12 टाइम्स करते थे। कितना टाइम्स, तो ये आ गया 12 टाइम्स। प्रेस करने से ये हम लोग का निकल के आ जाता था 1/5 का। तो देखिए 14.15 डिवाइड बाय 10.6, तो ये कितना आ गया 1.3349 इस तरह से आ गया। इसमें हम लोग को 12 टाइम्स क्या करना होगा स्क्वायर रूट। तो चलिए कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 कीजिएगा तो -1 डिवाइड बाय 5, फिर +1 जो भी आएगा उसमें हम लोग इंटू इक्वल टू करेंगे 12 टाइम्स। तो 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ये हम लोग का कितना आ गया। तो इसके हिसाब से ग्रोथ हम लोग का आ गया 1.05947 -1। इस तरह से ग्रोथ कितना आ गया, तो 1 तो माइनस हो गया तो 0.59। इससे तो हम लोग बोल सकते हैं ना 6%। तो 6% हम लोग का क्या आ गया इस केस में ग्रोथ आ गया। ग्रोथ निकाला तो आप लोग सीख गए। तो ग्रोथ हम लोग का 6% आ गया। इस केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0.06। अब इसे सॉल्व कीजिए कितना आता है कि इस केस में, तो ये आ गया हम लोग का 15 डिवाइड बाय 120 प्लस 0.06। तो ये रेट हम लोग का कितना आ गया 18.5%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग को फर्स्ट केस में निकल के कितना आ गया, तो 18.5%। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब ध्यान दीजिए
अब हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालेंगे, तो आ जाइए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालते हैं। तो KR इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, D1 बाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ P0 होगा, यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होता है। फिर प्लस ग्रोथ, इस केस में 15 डिवाइड बाई 125, ग्रोथ तो दे रखा है 0.06। तो इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद कितना निकल के आता है, तो 12 डिवाइड बाई 125 सॉरी 15 डिवाइड बाई 125 प्लस 0.6, 15 डिवाइड बाई 125 प्लस 0.06। तो ये कितना परसेंट आ गया हम लोग का, 18% आ गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से निकालिए। प्रेफरेंस सेल में तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा हुआ है, क्या क्या दे रखा हुआ है, तो 15% प्रेफरेंस सेल है, तो कूपन रेट कितना आ गया, तो 15 डिवाइड बाय, और यहाँ पे प्राइस कितना दे रखा है नेट प्रोसीड, तो 105, 15 बाई 105, ये आ गया 14.29% राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो 14.29% आगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो केडी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट, फिर 1 माइनस टैक्स, फिर आरबी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। ये हम लोग का तो फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला के रिलेटेड में हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन सम्स में दे रखा हो वो हम लोग देखते हैं। तो आ जाइए, इसमें सबसे पहले क्या बोला कि 11 ईयर के लिए है, तो यहाँ पे एन पता चल गया, एन कितना हो गया 11 ईयर। उसके बाद है 15% डिवेंचर, तो हम लोग को इंटरेस्ट रेट कितना पता चल गया, इंटरेस्ट 15%। उसके बाद सम्स में क्या दे रखा हुआ है, 16% सिमिलर क्लास का है, प्लस में फ्लोटेशन कॉस्ट 2% बोला, जो फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग को लेना था फेस वैल्यू पे, तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाएगा 2। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स कितना आ गया, तो टैक्स का रेट है हम लोग को 35%, एंड ऑब्वियस सा बात है फेस वैल्यू कितना है 100 है। अब सम्स में तो हम लोग को इतना दे रखा हुआ है, प्लस में क्या बोला कि सिमिलर क्लास ऑफ डिवेंचर अगर इशू होता जिसका मैच्योरिटी भी सेम होता, प्लस में रिस्क भी अगर सेम है, तो उस केस में कितना पे इशू हो रहा है, उस केस में कितना पे डिवेंचर इशू हो रहा है, तो 16% पे इशू हो रहा है। बट अगर इस केस में देखा जाए, जो हम लोग का केस है, यहाँ पे 15% में इशू हो रहा है। तो इस टाइम में हम लोग को मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये करना होगा मार्केट प्राइस जो होगा वो डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। देखिए 15% यहाँ पे इशू हो रहा है, बट 16% बाकी जगह इशू हो रहा है। तो अगर कोई 15% पे परचेज करेगा, कोई 15% इंटरेस्ट पे परचेज करेगा, तो उसे ऑब्वियस सा बात है डिस्काउंट तो देना ही होगा। तो डिस्काउंट कैसे देंगे हम लोग, तो ये देंगे, देखिए 15 रुपीज़ दे रहे हैं, यहाँ पे 15 हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, 15 रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, और ये कितना परसेंट पे दे रहे हैं, तो 16% पे दे रहे हैं, बाकी क्लास का तो 16% है ना। तो इस तरह से अगर वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कितना के लिए निकालेंगे हम लोग, वैल्यू निकालेंगे 1 के लिए, 100 के लिए, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का मार्केट प्राइस, तो 15 डिवाइड बाय 0.16, तो ये कितना आ गया 93.75। ये क्या होना चाहिए, डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस आ गया। इसे एक बार फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग का एक गोल्डन फार्मूला बोलो, जो भी बोलो, हमेशा काम आता है। वो क्या आता है, जो हम लोग को निकालना होता है उसे हम लोग ऊपर में रखते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, तो जो भी हम लोग को पता होता है इनटू इसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये करते हैं हम लोग हमेशा। अब इस केस में जो हम लोग का ये केस दे रखा है प्रेजेंट केस, इसमें हम लोग इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, इसमें कंपनी इंटरेस्ट कितना दे रहा है, इंटरेस्ट तो 15 दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है 15 दे रखा हुआ है। और ये जो 15 इंटरेस्ट है, अगर कोई बाकी जगह कोई दूसरा कंपनी में जाकर के क्या करता परचेज करता डिवेंचर, तो उसे कितना परसेंटेज रेट मिलता इंटरेस्ट से, तो 16% में मिलता। तो यहाँ भी इस कंपनी में भी इस ये जो इन्वेस्टर होगा उसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा, तो 16% होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो बट उसका एक्सपेक्टेशन है 16% और उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 15 रुपीज़ का मिल रहा है इंटरेस्ट। तो ये जो 15 रुपीज़ हो गया जितने का इंटरेस्ट मिला, और उसका एक्सपेक्टेशन कितना था 16% का था एक्सपेक्टेशन, और 16% का, और जो पूरा जो वैल्यू होगा, जो पूरा वैल्यू होने वाला, देखिए अगर यहाँ लिखूँ तो देखिए ये कलर पहले चेंज हो जल्दी, 15 रुपीज़ उसे क्या मिल रहा था इंटरेस्ट मिल रहा था, और उसे 16% पे मिल रहा था। 16% बाकी जगह इन्वेस्ट करता तो उसे 16% मिलता इन्वेस्टर को, यहाँ 16% पर उसे 15% मिल रहा है,
तो अगर इसका 100% वैल्यू होगा तो वही तो 100% वैल्यू कितना होना चाहिए, उसी पे तो इशू होगा, तभी तो डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होगा ना। इसलिए यहाँ पे जब हम लोग निकाले तो ये कितना निकल के आ गया 93.75। अगर बाकी जगह जाता, बाकी जगह अगर करता तो बाकी जगह जो भी इंटरेस्ट रहता 16% रहता, डिवाइड बाय 16 इंटू अगर 100 करते तो इस केस में कितना आ जाता, तो ये आ जाता 100। बाकी जगह अगर ये परचेज करता सिमिलर क्लास ऑफ डिबेंचर तो वो 100 में परचेज करता, बट इस केस में इस कंपनी में कितना में परचेज करेगा 93.75 में। क्यों परचेज करेगा 93.75 में, क्यों डिस्काउंट में देना होगा, बिकॉज अगर डिस्काउंट में ये कंपनी इशू नहीं करेगी तो कोई भी आदमी, कोई भी इन्वेस्टर जो होगा परचेज इस कंपनी में क्यों करेगा, अब ऐसा बात नहीं करेगा। इसे एक बार फिर से समझ लीजिए, इस पॉइंट को इरेज करके बता रहा हूं फिर से। नहीं लिखे होंगे तो अभी आप लोग बैक चले जाइए और बैक जाकर के पॉज करके लिख लीजिए, अगर ये भी आप लोगों को लिखने का मन होगा तो। बट यहां समझ लीजिए, देखिए इस कंपनी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो प्रेजेंट कंपनी जो हम लोग का है इसमें 15%, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा 15 होगा, क्योंकि फेस वैल्यू हम लोग कितना एज्यूम करते हैं, फेस वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं 100। ये हो गया। बाकी किसी भी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर जाता तो उससे 16% मिलता, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलने वाला था 16 रुपीज। ओके, और यहाँ परचेज कितना में करता, तो परचेज करता 100 में, तो जो भी 100 में परचेज करता डिवेंचर उसे कितना मिलता 16 रुपीज मिलता है इंटरेस्ट के फॉर्म में। बट इस कंपनी में अगर खरीदेगा तो उसे 15 ही मिलेगा, तो आंसर है ऑब्वियस सा बात कि इस कंपनी में नहीं खरीदना चाहेगा। तो इस कंपनी को क्या करना होगा कि वो जो 16 जो दूसरे कंपनी में जाकर इन्वेस्टर खरीदेगा वो इस कंपनी में आकर के खरीदे, तो उसे क्या करना होगा, उससे निकालना होगा मार्केट प्राइस, और जो मार्केट प्राइस होगा डिस्काउंटेड मार्केट प्राइस। वो क्या होगा मार्केट प्राइस डिस्काउंटेड मार्केट प्राइस। वो कैसे निकालेंगे, इस कंपनी में तो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 15 ही मिलेगा, इंटरेस्ट 15 मिलेगा, और ये कितना परसेंट में मिलने वाला है, तो एज्यूम करेगा कि 16% बाकी जगह का एक्सपेक्टेशन था, तो इस केस में भी इस कंपनी में भी कितना एक्सपेक्टेशन होगा 16% से, और इसका 100% कितना होगा, तो वही तो हम लोग का आ जाएगा मार्केट प्राइस। देखिए 15 सबसे पहले हम लोग को निकालना 100%, जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना होगा 100%, और 16% का हम लोग को मालूम है कितना वैल्यू, तो 15 रुपीज, बिकॉज 16% एक्सपेक्टेशन था, और उस एक्सपेक्टेशन में कितना मालूम है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये 15 मिल रहा है, तो ये आ गया 16 इंटू 15। तो इसे अगर हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला था नो डिवाइड बाय नोन इंटू इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते, तो इस केस में हम लोग को 100% निकालना है, और कितने का मालूम है 16% का मालूम है, और जो वैल्यू दे रखा हुआ था कितना 15 रुपीज। तो इस तरह से अगर जब हम लोग निकालते हैं तो इस केस में मार्केट प्राइस कितना निकल के आता है, तो ये मार्केट प्राइस हम लोग को निकाल के आता है 15 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, ये आ गया 93.75। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा इस पॉइंट में। तो ये हम लोग का मार्केट प्राइस निकल के आ गया। अब नेट प्रोसीड अगर देखा जाए तो मार्केट प्राइस माइनस क्या होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 93.75 मार्केट प्राइस रखा हुआ है, जिसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग को कितना माइनस करना है 2 रुपीज माइनस करना है, जो फेस वैल्यू पर था 2%, मतलब 2% दे रखा हुआ था जो फेस वैल्यू पर था फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इसलिए 2 रुपये। अगर नहीं बोलता कि यहाँ पे सम्स में, इस सम्स में अगर नहीं बोलता कि फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे होगा, तब हम लोग को क्या लेना होता, तब हम लोग को लेना होता मार्केट प्राइस पे, जो भी मार्केट प्राइस पे इशू होता, मतलब इस प्राइस पे हम लोग को लेना होता फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर सम्स में नहीं लिखा होता तो इस केस में हम लोग का कितना आ जाएगा मार्केट प्राइस नेट प्रॉफिट 91.75। अब यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को समझने में, बस इसे आप सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला में दे करके आप लोग सॉल्व कीजिए। तो इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 15, फिर टैक्स माइनस हो रहा है, टैक्स कितने का परसेंट का दे रखा हुआ था, तो टैक्स हम लोग का 35% दे रखा हुआ है, तो 1 माइनस 0.35, फिर प्लस रियलाइजेबल वैल्यू या रिडेम्पशन वैल्यू तो 100 रहने वाला है, और नेट प्रोसीड हम लोग अभी निकाले, कितना निकाले 91.75, डिवाइड बाय हम लोग करने वाले हैं 11 साल का मैच्योरिटी है, एंड होल डिवाइड बाय 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाय 2। इसे सॉल्व करके निकाले कितना परसेंट आता है, ये काम आप लोग को खुद का सॉल्व करके निकालना।
ये हम लोग का आ जाता है 10.95%। तो इस तरह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ गया कितना, 10.95% आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 14.29% एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 18% एंड उससे पहले दे रखा हुआ था कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा हुआ था 18.5%। तो ये तो हम लोग का निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट में एक बार मार्केट प्राइस हम लोग किस तरह से निकाले थे, इस तरह से हम लोग मार्केट प्राइस निकाले थे, जो दे रखा हुआ था हम लोग, जो इंटरेस्ट रेट दे रखा हुआ था उसके हिसाब से हम लोग मार्केट प्राइस निकाले थे। इसका लॉजिक भी हम लोग समझ चुके थे। बट ये मार्केट प्राइस अगर आप लोग जो निकालना चाहोगे प्रेजेंट वैल्यू के मेथड से तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आप लोग बुक में आ जाए, बुक में आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरह से निकालोगे। इसका आंसर में आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू के मेथड से। इस केस में क्या करना होगा, तो इस केस में आप लोग को करना होगा जो हम लोग निकालते थे, सबसे पहले क्या होता था, ये होता था सोर्सेस ईयर। सबसे पहले क्या होता था, ईयर होता था, जिसमें ईयर 1 से लेकर के ईयर 11 तक, 1 से लेकर के ईयर 11 तक इसे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो इसे मिलने वाला है 1 से लेकर के ईयर 11 ईयर तक इंटरेस्ट मिलने वाला है। एंड 11 ईयर में जाकर के क्या मिलेगा इसे, तो जो भी रिडेम्पशन का वैल्यू होगा वो मिलने वाला है। तो 1 से लेकर के 11 ईयर तक इसे मिला 15 रुपीज़ करके इंटरेस्ट, और 11 ईयर में जाकर के इसे क्या मिला, तो इसे मिला 11 ईयर में जाकर के 100 रुपीज़ जो रिडेम्पशन वैल्यू होगा। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना परसेंट से, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 16%। 16% किसका लेंगे, जो मार्केट में प्राइस चल रहा था उसका लेंगे। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 11 तक का डिस्काउंटिंग फैक्टर 16% से निकालेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, एग्रीगेट करने के बाद तो 5.029, और 100 ईयर में जाकर कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़ का 11th ईयर में जाकर कितना होता है डिस्काउंटिंग, तो इस केस में आता है 0.195। अब इससे मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हो, इस दोनों को डिस्काउंटिंग फैक्टर को और उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, और जो एग्रीगेट होगा उस टाइम में जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग निकालेंगे, क्या होगा, तो वो हम लोग का हो जाएगा मार्केट प्राइस, जो नेट प्रोसीड होगा ये आ जाएगा। ये भी समझने में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 15 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा था, जिसपे डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग का 16% से 1 से लेकर के 11 ईयर तक का ये आ गया। उसके बाद 11th ईयर में जाकर इससे क्या मिलेगा, रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगा, और 11th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 16% से 0.195 आया, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 94.93, और इसके बाद नेट प्रोसीड अगर देखा जाए तो 93.5, जिसमें से हम लोग 2 फ्लोटेशन कॉस्ट के बदले में माइनस करेंगे तो 92.935। अब दोनों का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से आता है और मेथड की वजह से, तो उतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाल सकते हो। जब उस तरह से कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालोगे तो उस केस में आंसर अलग होगा। अब ध्यान दीजिए, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 15 ले रहे हो, यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो, तो नेट ऑफ टैक्स हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज हम लोग इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग नेट ऑफ टैक्स नहीं ले रहे हैं इस केस में। तो ये आ गया 15 के रेट से लेंगे। तो मार्केट प्राइस आप लोग को या तो इस तरह से निकालो, या जो दे रखा हुआ था हम लोग का 15 डिवाइड बाय 0.16 करके, तो उस तरह से मार्केट प्राइस निकालो। दोनों ही तरह से मार्केट प्राइस निकालोगे, दोनों ही तरह में आंसर्स सेम नहीं आने वाला, डिफरेंट आने वाला। डिफरेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, जो होगा राउंडिंग ऑफ की वजह से। और कैसे भी बना करके आओ, बस एक अल्टरनेटिव आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है। ये ऐसे करके अल्टरनेटिव लिख देना, अल्टरनेटिव में लिख देना। जैसे इस मार्केट प्राइस से निकालो 93.75, जो नॉर्मल डिस्काउंट वाला दे रखा था, अगर उस मार्केट प्राइस से निकालोगे तो उस मार्केट प्राइस से जो मेन आंसर होगा वो निकालोगे, और अल्टरनेटिव में लिख दोगे कि हाँ इस तरह से भी मार्केट प्राइस निकाला जा सकता है। या अगर इससे निकाल के आओगे एग्जाम में तो ये लिख दोगे पहले आंसर, मेन आंसर में, और अल्टरनेटिव में लिख दोगे कि इस तरह से भी मार्केट प्राइस निकाला जा सकता है। तो ये तो हम लोग का मार्केट प्राइस का हो गया। अब हम लोग बुक वैल्यू वेट निकाल लेते हैं। चलिए आ जाइए, बुक वैल्यू प्लस में मार्केट प्राइस के हिसाब से जो भी हम लोग को निकालना था वेट, उस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो WACC निकालने के लिए सबसे पहले सोर्सेस क्या क्या दे रखा हुआ है। सोर्सेस में सबसे पहले हम लोग को पास दे रखा हुआ है, क्वेश्चन में आ जाते हैं आप लोग। अब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। तो ये रहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर क्या है डिबेंचर, जिसमें से हम लोग को क्या दे रखा है, सबसे पहले बुक वैल्यू दे रखा है। बुक वैल्यू कितना कितना, तो 120 लाख, उसके बाद 30 लाख, 36 लाख, और उसके बाद कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हम लोग के पास 9 लाख। ये तो बुक वैल्यू का हो गया।
अब बुक वैल्यू में हम लोग क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, एंड इसका क्या दे रखा हुआ है हम लोग को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों में ही सेम होगा। चलिए एक काम करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखते हैं, उससे भी पहले हम लोग लिखते हैं मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हम लोग को दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है 200, मार्केट वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 200 लाख दे रखा हुआ है, किसका, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग का जो भी बुक वैल्यू दे रखा उसके रेशियो में हम लोग बांटने वाले हैं। तो ये आ गया हम लोग का 120 प्लस 30, तो ये आ गया 150, तो 200 इंटू 120 डिवाइड बाई 150, तो इस तरह से ये हम लोग का कितना आ गया 160, और ये 30 डिवाइड बाई 120, तो ये हम लोग का आ गया 40। तो मार्केट वैल्यू में तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो 200 दे रखा हुआ था हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल का, इसे हम लोग बांटे इक्विटी शेयर कैपिटल के बुक वैल्यू से, और यहाँ पे रिटेन अर्निंग के बुक वैल्यू के रेशियो में हम लोग इसे बांट। तो ये हम लोग का सिंपल सा हो गया। तो देखिए बुक वैल्यू जो सबसे में दे रखा था वो उस तरह से लिखे, मार्केट प्राइस में सिर्फ इक्विटी शेयर का हम लोग बांट दिए, और बाकी जो दे रखा हुआ उसे हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ है 33.75, और इस केस में दे रखा हुआ है 10.40, तो यहाँ 10.40, इसका भी टोटल करेंगे हम लोग, एंड इसका भी टोटल करेंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग निकाले हैं अभी, जो इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना दे रखा हुआ था 18.5% है, इसका मतलब कितना 0.185 आ जाएगा, तो 0.185। उसके बाद रिटेन अर्निंग का, रिटेन अर्निंग का कितना आ जाएगा 18% है, तो 0.18 आ जाएगा। फिर प्रेफरेंस कैपिटल का कितना है 14.29, तो 0.1429, एंड उसके बाद डेब्ट का कितना दे रखा हुआ है, तो डेब्ट का हम लोग को दे रखा हुआ है, निकाले हैं 10.95, तो 0. तो चलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो गया। देखिए सबसे पहले बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू भी हो गया, मार्केट प्राइस दे रखा हो तो मार्केट प्राइस भी हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो गया। अब हम लोग वेट निकालेंगे, वेट किसका, तो वेट हम लोग निकालेंगे बुक वैल्यू का, और एक और वेट निकालेंगे हम लोग मार्केट वैल्यू का। तो बुक वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का हम लोग को वेट निकालना है, एंड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका मार्केट वैल्यू के वेट से निकालेंगे, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा WACC, किसके लिए, तो बुक वैल्यू के लिए, और WACC निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू के लिए। दोनों ही केस में हम लोग को निकल के आ जाएगा। बस वेट निकाले, वेट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो बुक वैल्यू होगा उसे हम लोग टोटल करेंगे, तो ये आ गया 120 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 9, तो इस केस में हम लोग का 195 आ जाता है टोटल करने से। अब 120 डिवाइड बाय 195, 120 डिवाइड बाय 195, तो ये आ गया 0.615, 3 डिजिट में ले रहा हूँ। फिर 30 डिवाइड बाय 195, 0.154, फिर 36 डिवाइड बाय 195, 0.185, फिर 9 डिवाइड बाय 195, 0.046, और इसे टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो मार्केट बुक वैल्यू दे रखा हुआ है उसका टोटल 1 आता है। एक बार चेक भी कर लेता हूँ, 615 प्लस 0.154 प्लस 0.185, चलिए 1 आ गया। इसी तरह से हम लोग मार्केट वैल्यू का भी टोटल करेंगे, तो 160 प्लस 40 प्लस 33.75 प्लस 10.4, तो ये आ जाता है 244.15, तो ये आ गया 160 डिवाइड बाय, तो ये आ जाता है 0.655, फिर 40 डिवाइड बाय 0.164,
कीजिए कीजिए आप लोग खुद से। हाँ तो चलिए, इसका भी टोटल कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू का वेट का भी टोटल हमें 1 ही आएगा वैसे भी। अब क्या करना है, तो जो वेट दे रखा हुआ हम लोग का, बुक वैल्यू का वेट दे रखा हुआ, उसे हम लोग को बुक वैल्यू के उसे हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है। फिर मार्केट वैल्यू का जो वेट दे रखा है उसे भी हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से निकालना है मल्टीप्लाई करके, एंड उसके बाद हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा। तो चलिए कीजिए, और इसी के साथ सब्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो करते जाइए। 0.185 इंटू 0.615, तो ये आ गया हम लोग का 0.1137। एम प्लस में डालते जाएगा। फिर 0.18 इंटू 0.154, फिर एम प्लस 0.027। उसके बाद हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, 0.1429 इंटू 0.185, ये आ गया 0.026। फिर 0.1095 इंटू 0.046, 0.005। एमआरसी करने से कितना आता है आप लोग का, 0.1729, ये आ गया इस तरह से एमआरसी करने से। एंड उसके बाद मार्केट वैल्यू वेट में अभी कीजिए आप लोग मल्टीप्लाई, तो 0.185 इंटू करना है हम लोग को 0.655 एम प्लस, ये आ जाता है हम लोग का 0.1211। फिर 0.18 इंटू 0.164, 0.0295। तो ये आ गया हम लोग का इस तरह से WACC जो होगा किसका, तो बुक वैल्यू के वेट के हिसाब से। तो ये आ गया हम लोग का 17.29, एंड WACC जो आ गया हम लोग का मार्केट वैल्यू के वेट के हिसाब से 17.51%। तो ये दोनों ही केस में हम लोग का आंसर आ गया। और हाँ, ये तो हम लोग इस तरह से निकाले हैं इतना बड़ा स्टेटमेंट करके। अब इसका दूसरा भी मेथड है, जो जिस टाइम में हम लोग को ये जो वेट था और जिसमें बुक वैल्यू का वेट था और मार्केट वैल्यू का वेट था, वो हम लोग को नहीं निकालना होता। उसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो आ जाइए बुक में दिखा देता हूँ किस तरह से क्या हुआ है। उस तरह से भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे ये क्वेश्चन तो लास्ट हो गया, खत्म हो गया, और इसके साथ ये चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट होता है स्टडी मटेरियल से। देखिए साथ में किस तरह से किया गया है, तो एक बार बुक वैल्यू लिख दिया, एक बार मार्केट वैल्यू लिख दिया, और इस केस में भी जो 200 था उसे 160 और 40 आ गया था। किस रेशियो में बांटा था, तो 120 एंड 30 के रेशियो में। तो इस तरह से वेट ये आ गया, और प्लस में इसका टोटल कितना आ गया मार्केट वैल्यू का 244.15। इस तरह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा था वो हम लोग लिख चुका है इसमें। एंड उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे बुक वैल्यू को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इस तरह से टोटल निकाले। अब इस टोटल में जो टोटल हम लोग को यहाँ पे दे रखा हुआ है, इस टोटल में यहाँ पे 195 से डिवाइड कर दिया, एंड इस टोटल में यहाँ पे 244 से डिवाइड कर दिया, जो नीचे यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एंड उसके बाद यहाँ पे आंसर आ गया था। तो इस केस में क्या हुआ, तो इस केस में यहाँ पे बुक वैल्यू का वेट या मार्केट वैल्यू का वेट नहीं निकालना हुआ, इसमें डायरेक्ट हो गया। तो आप लोग को जैसे बनाना है, चाहे उस मेथड से बनाना हो, चाहे इस मेथड से बनाना हो, जैसे भी बनाना हो वैसे आप लोग बना लीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ ये हम लोग का कंप्लीट होता है स्टडी मटेरियल से। इसके बाद हम लोग करेंगे RTP, MTP एंड सजेस्ट आंसर, जो कम से कम 3 से 4 टर्म का करेंगे या 4 से 5 टर्म का करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वो चैप्टर कंप्लीट होगा एक बार ICAI स्टडी मटेरियल का, उसके बाद हम लोग RTP, MTP एंड सजेस्ट आंसर में जाएंगे। बाय बाय।